हिमाचल का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो एक ऐसा क्राइसिस नहीं है जो अचानक से आपके सामने आकर के खड़ा हो गया और आपको लगा कि ये क्या हो गया। अगर आप डेटा देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश का जो बजट है, आप उस बजट को देखें तो आप पाएंगे कि पिछले कई फिनेंशियल ईयर्स से हिमाचल की इकॉनमी में जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू विश्वास न्यूज़ एक्सप्लेनर सीरीज। इस सीरीज में हम देश, विदेश, इकोनॉमी और आपको प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आसान और सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। एक ऐसा स्टेट जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और पॉलिटिकली स्विंग स्टेट होने के रूप में जाना जाता है, आज फाइनेंशियल ट्रबल में है। लेकिन ये क्राइसिस आया कैसे? क्या है इसके पीछे के मेजर रीजंस? चलिए समझते हैं। 2022 में हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद वहां एक बार फिर से प्रूव हो गया कि ये एक स्विंग स्टेट है। इस बार बीजेपी के हाथ से पहाड़ी राज्य की सत्ता निकल गई और कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सक्खू नए सीएम बने। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन 2024 तक एक और चीज सामने आई और हेडलाइंस बनी, हिमाचल प्रदेश का डीपनिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये क्राइसिस तब और सीरियस होने लगा जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक अनएक्सपेक्टेड सा डिसीजन लिया। अब सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी और रिटायरीज की पेंशन नई डेट्स पर रिलीज होगी। एम्प्लॉइज को अब हर महीने की 5 तारीख को सैलरी और पेंशनर्स को 10 तारीख को उनकी पेंशन मिलेगी। आप सोच रहे होंगे क्यों समझने के लिए इस क्राइसिस को डिटेल में जानना जरूरी है। और आज मैं और अभिषेक सिंपल और आसान लैंग्वेज में इस पूरे चैलेंजिंग सिचुएशन को डिकोड करेंगे। अभिषेक, आपने हाल में इस पूरे टॉपिक को लेकर एक रिसर्च किया, आपने एक एक्सप्लेनर लिखा। ऐसे में थ्रो सम लाइट ऑन दिस इंटायर सिचुएशन। ये पूरा सिचुएशन है क्या? कांग्रेस ने ओपीएस के बारे में बहुत वादे करे थे, क्या उसका इससे कोई संबंध है? थ्रो सम लाइट ऑन दिस इंटायर टॉपिक। थैंक यू पल्लवी। हिमाचल, जैसा कि आपने कहा कि एक हिली स्टेट है और वो अपने पॉलिटिकली अपने स्विंग स्टेट के तौर पे उसकी ख्याति रही है। और जब हम स्विंग स्टेट की बात करते हैं तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था जिसे लेकर के कांग्रेस चुनाव में थी और वो सरकार में आई। इसलिए जब हिमाचल के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात होती है तो अमूमन ये समझा जाता है कि उसमें ओपीएस की भी एक भूमिका हो सकती है। तो अगर हम इस पूरे क्राइसिस को इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए एक समरी के तौर पे समझने की कोशिश करें तो उसे हम कुछ इन पॉइंट्स में समझ सकते हैं कि हिमाचल का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो एक ऐसा क्राइसिस नहीं है जो अचानक से आपके सामने आकर के खड़ा हो गया और आपको लगा कि ये क्या हो गया। अगर आप डेटा देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश का जो बजट है, आप उस बजट को देखें तो आप पाएंगे कि पिछले कई फिनेंशियल ईयर्स से हिमाचल की इकॉनमी में जो डेट है वो बढ़ता जा रहा था। अगर जैसे 2018-19 मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो 46,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो डेट था, जो कि 2023-24 में कोई 80,000 करोड़ रुपए के आसपास उसके होने का अनुमान है। और 2024-25 के बजट के मुताबिक अगर यही ट्रेंड्स जारी रहा तो वो 1 लाख करोड़ रुपया उसके होने का अनुमान है। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर कोट करूं हिमाचल के बजट के मुताबिक तो 2020-21 फिनेंशियल ईयर में हिमाचल का टोटल जो डेट है वो 60,993 करोड़ रुपये था, जिसके 2024-25 में जो बजटीय एस्टिमेट है, बीई जिसे हम बोलते हैं बजटीय अनुमान, वो 96,568 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो आप ये समझ सकती हैं कि एक वैसे स्टेट के लिए जिसका कुल जीएसडीपी 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, अगर उसका डेट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो तो किसी भी स्टेट के फाइनेंसेस को मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। सो राइजिंग डेट प्लस जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका एक पार्ट कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है जिसमें सैलरी, पेंशन, वेजेज होते हैं, उसकी बढ़ती हिस्सेदारी, जो कि हम आगे की चर्चा में डेटा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, वो कमिटेड है जिसका भुगतान आपको हर महीने करना ही है। और तीसरा, जब इस तरह के खर्च लगातार बढ़ रहे हों तो उसको पूरा करने के लिए अगर स्टेट की इकॉनमी उस परसेंटेज में रेवेन्यू को जनरेट ना कर पाए
तो जाहिर तौर पे ऐसी क्राइसिस का होना जो है वो अपरिहार्य है, आप उसे रोक नहीं सकते। सो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यही वो 3 रीजन हैं जिसकी वजह एग्जैक्टली। अभिषेक, आपने स्टेट बजट की बात करी, वर देयर एनी अपडेट्स इन द नेशनल बजट जिसका इम्पैक्ट हिमाचल जैसे राज्यों पर हो? जो अभी हमने निर्मला सीतारमन ने जो नेशनल बजट प्रेजेंट करा, क्या उसमें कोई ऐसे हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे जिनसे हिमाचल जैसे राज्यों को कोई बेनिफिट मिले? इसी नेशनल बजट और स्टेट बजट को अगर हम बाइफरकेट करते हुए देखें तो हम ये समझेंगे कि इस बार का जो बजट था, जैसा कि हम सभी ने देखा कि वो नए चेंज्ड पॉलिटिकल इक्वेशन के मुताबिक वो बजट था, जिसमें सर्वाधिक जो तवज्जो है या फोकस है वो कह सकते हैं कि बिहार और चंद्रबाबू नायडू के स्टेट को मिला। That's what we saw, but what about the states like Himachal Pradesh, because we saw this crisis coming for a long time? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश या किसी भी अन्य स्टेट के रेवेन्यू की बात है तो नेशनल बजट में ऐसा कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन या ग्रांट्स की बात नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे हिली स्टेट के लिए सेंट्रल जो फंड्स का फ्लो है वो फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन से तय होता है, जो कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र संविधान में है। और चूंकि देश का जो मौजूदा जो 2021 से 26 के लिए 15वां फाइनेंशियल कमीशन है वो कई फैक्टर्स के आधार पे स्टेट्स को रिकमेंड करते हैं, और वो रिकमेंडेशन ये होता है कि जो टोटल सेंट्रल टैक्सेज हैं उसमें राज्यों को कितना मिलेगा, किस राज्य को कितना परसेंटेज मिलेगा। और चूंकि हम इस चर्चा में आगे एक रेवेन्यू डेफिसिट के तौर पे भी जिसका बात करेंगे, जिसका जिक्र आपने अबाउट इट, बिकॉज आपने उसकी चर्चा करी, बट बिफोर दैट एक्चुअली अभिषेक, सॉरी टू कट यू हियर, बट बिफोर दैट आई आल्सो वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन, हमने शुरुआत करी थी कि सैलरीज रीशेड्यूल हो गई हैं, पेंशन्स रीशेड्यूल हो गई हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि आपने फंडिंग की बात करी, तो आई वांट टू टच अपॉन दैट सो दैट वी डोंट मिस दैट पॉइंट। तो ये क्या रीजन है कि ये सैलरीज? बिल्कुल सही, चूंकि फाइनेंशियल कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है, ये 5 साल के लिए है 2021 से 2026, और वो एक फार्मूला 5 क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली, जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, राज्य का पॉपुलेशन होता है, उसके एरिया होता है। इसके अकॉर्डिंग पे फाइनेंशियल कमीशन हर स्टेट का सेंट्रल पूल में, सेंट्रल जो टैक्सेज का पूल है उसमें से कितना मिलेगा ये तय करता है। और दूसरा, चूँकि हर राज्य को की जो आमदनी है वो उसके खर्च से कम होती है, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति उसको बोलते हैं। उसको पूरा करने के लिए भी सेंटर सभी राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देता है। वो ग्रांट कितना होता है 1 साल में, ये भी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में होता है। सो उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो हर महीने की 6ठी तारीख को केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पे करीब 520 करोड़ रुपए, और हर 10 तारीख को सेंट्रल पूल में जो हिमाचल की हिस्सेदारी है उसके तहत उनको 740 करोड़ रुपए की रकम मिलती है। और इसी रकम के मुताबिक अपने रेवेन्यू फ्लो को एडजस्ट करने के लिए, ताकि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी है, पेंशन है, एग्जैक्टली उसको पूरा करने के लिए हिमाचल ने अपने रेवेन्यू फ्लो को एडजस्ट किया, ताकि उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको डेट न लेना पड़े, उस पर ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े। इसलिए सेंटर से पैसा आया, और जो पैसा आया फिर उसके मुताबिक उन्होंने सैलरी और वेतन को दिया। तो इस वजह से जस्ट टू अलाइन द रेवेन्यू फ्लो उन्होंने इसकी तारीख में बदलाव किया, ताकि राज्य की जो डिपनिंग फाइनेंशियल क्राइसिस है उस पर और ज़्यादा बोझ ना आए। अभिषेक, आप कैपेक्स और रेवेक्स की बात कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अक्सर जब भी किसी इकोनॉमी की बात करी जाती है, स्टेट इकोनॉमी की, ये ऐसे टर्म्स हैं जो हर एक्सपर्ट यूज़ करता है। ऐसे में आम जनता के लिए समझना ज़रूरी है कि ये है क्या, कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। एग्जैक्टली। सो अगर इसको बेहद सामान्य शब्द में समझे, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी या देश की इकोनॉमी को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं उसके आधार पे समझें कि जब हमें वेतन मिलता है और जो हमारा खर्च होता है, अगर उसको हम अलाइन कर दें तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि एक राज्य या एक देश अपने खर्च को कैसे मैनेज करता है। तो जहाँ तक बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, तो अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप पाएंगे कि हिमाचल का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो घट रहा है। अगर 2024-25 के बजट के डेटा को हम लोग देखें तो उसके मुताबिक जो है
हिमाचल का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 2% ज़्यादा रहने का अनुमान है, जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 8% घट रहा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि वो खर्च जो आप सैलरी, पेंशन, इस तरह के काम पे करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप पैसों का इस्तेमाल उस या उन तरह के एसेट्स का निर्माण करने में करते हैं जिससे आपको फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट या रेवेन्यू आता है। सो अगर किसी भी स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी सैलरी, पेंशन, इस तरह के खर्च में इजाफा हो रहा है, तो उस स्टेट को स्ट्रगल करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलॉटमेंट के लिए। और जाहिर तौर पे जब कोई स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलॉटमेंट में कमी लाएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिस पे ज़्यादा खर्च होता है और आने वाले समय में आमदनी होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी या सस्टेनेबल फिनेंशियल पाथ को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि राज्य रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नियंत्रण में रखे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को में इजाफा करे, ताकि उसका जो फ्लो ऑफ इनकम है वो एक स्टेबल रहे। तो जाहिर तौर पर रेवेन्यू और अगर कैपिटल को हम देखें सामान्य संदर्भ में, अगर सैलरी, चूँकि हमने जिक्र किया अपनी सैलरी के संदर्भ में, तो वो हिस्सा, सैलरी का वो हिस्सा जो हम अपने ज़रूरतों पे खर्च करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कपड़े, गाड़ी, फ्यूल, इन चीज़ों पे। और सैलरी का वो हिस्सा जो हम म्यूचुअल फंड, स्टॉक, आरडी, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें फ्यूचर में, उसको हम कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अभिषेक सी, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ऐसे में आम जनता, जो हमारे ऑडियंस हैं या इस जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उस पर इसका क्या असर होता है? किसी भी स्टेट में जब इस तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो जो आम जनता है, आम लोग हैं, उस पर इसका क्या असर देखने को मिलता है? जाहिर तौर पे चूँकि किसी भी स्टेट का मतलब ही है द पीपल, यस, द कंट्री मीन्स पीपल, वी द पीपल। सो जब कभी भी कोई स्टेट इस तरह की समस्या से गुजरता है तो उसका पहला इम्पैक्ट, जिसका जिक्र आपने खुद किया कि द एडजस्टमेंट, सैलरी और पेंशन की तारीख को डिफ़र किया जाता है। दूसरा, सरकार अपने फिस्कल और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को वापस लाने के लिए कि ये सिचुएशन आगे जाए तो बात डिफ़र से निकल करके डिले ना होने लगे, उसको रोकने के लिए कई तरह के काम करती है, जिसमें सबसे जो पहला काम होता है कि वो उन सभी सब्सिडीज़ को रिव्यू करती है जिसकी वजह से उसके इस तरह के खर्चों में इजाफा हो रहा है। उसको रिव्यू करती है जहां उसको लगता है कि इस तरह के कुछ सब्सिडीज़ को वापस लिया जाता है, कुछ सब्सिडी की कटौती की जाती है। उसके अलावा सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करती है। सरकार टैक्सेज बढ़ाती है ताकि वो अपने बढ़े हुए खर्च को पूरा कर सके। सरकार कर्ज ले सकती है, सरकार अपने रेवेन्यू को मोनेटाइज कर सकती है जिसको हम डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट, इस तरह के तरीके होते हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट किसी भी तरह के फाइनेंशियल कंडीशंस को मैनेज करने की कोशिश। अपॉन इट अभिषेक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एक्चुअली अराउंड इट। सॉल्यूशन क्या है? How can we make the situation better? How can the government work on making the situation better? So इसमें जो सबसे पहला है, चूँकि ये हिमाचल एक स्टेट है और वो एक पार्ट ऑफ द यूनियन है, तो एक तो उसकी डिपेंडेंसी है सेंट्रल पूल पे, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो फाइनेंस कमीशन के आधार पे अगले 5 साल में हिमाचल को करीब 37 से 38 हज़ार करोड़ रुपए का उसको अमाउंट मिलना है 5 साल में हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा जो हिमाचल की लोकल बॉडीज़ हैं उसको भी ग्रांट मिलता है उसकी फंक्शनिंग के लिए। अगेन मैंने कहा कि जो राइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को कैसे कम किया जाए। और अगर हम एक डेटा देखें कि हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका क्या असर है, तो आप पाएंगे कि जो टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका 79% जो है वो इस तरह के जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च हो रहा है, जो कि बड़ी रकम है। यानी आपके टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो आपको आमदनी होनी है उसका करीब 80% जो हिस्सा है वो आप सैलरी, पेंशन और इन तरह की चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। 2022, 23, 24, 24-25 के डेटा को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसका हमने जिक्र किया, सैलरी, पेंशन, उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस तरह के खर्चों को नियंत्रण में रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना और जो आपने सब्सिडी वो दी हुई है जिसकी वजह से आपको इस तरह के बिल्स का सामना करना पड़ रहा है उसको रिव्यू करना जो है
वो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को दुरुस्त करने का एक जरिया होता है, जिसके जरिए वो ये काम करते हैं। एक इसमें इम्पॉर्टेंट डेटा मैं कोट करना चाहूँगा, चूँकि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना एक सामान्य परंपरा रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए गवर्नमेंट कर्ज लेती है। सो जो FRBM एक्ट कहता है वो राज्यों के कर्ज लेने की लिमिट को डिसाइड करता है, और वो सेंट्रल के लिए भी लागू होता है कि सेंट्रल भी उस FRBM एक्ट के तहत जो है अपने टोटल डेफिसिट को 3% के आसपास तक रखेंगे। हिमाचल के मामले में भी यही है कि हिमाचल को अपने टोटल डेफिसिट को 3% के आसपास रखना है, और उसमें सेंटर उनको अलाउ करता है कि वो 3.5% तक कर्ज ले सकते हैं अपने टोटल GSDP के मुकाबले, अगर 0.5% का जो एडिशनल रिलैक्सेशन है वो इसलिए है कि अगर वो कोई पावर सेक्टर में रिफॉर्म करना चाहते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली पावर सेक्टर में डिस्कॉम है उस रिलेटेड में कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो सेंटर उनको 0.5% का एक विंडो देता है कि वो 3 की बजाय 3.5% तक अपने GSDP के मुकाबले कर्ज ले सकते हैं। सो टू मेंटेन फिस्कल प्रूडेंस, यानी अपने घाटे को काबू में रखना, और अपने जो आपका जो रेवेन्यू कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन को मेंटेन रखना किसी भी स्टेट की इकोनॉमी या नेशन की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए एक सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, जो कि हम नेशन के संदर्भ में अक्सर सुनते हैं कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट। इवन इसमें एक जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब आप बाज़ार में बोरोइंग के लिए जाते हैं तो जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो आपकी रेटिंग के आधार पे आपको कर्ज देते हैं। तो जो भी स्टेट, देश भी एज अ कंट्री इंडिया और एज अ स्टेट हिमाचल भी जब बोरो करता है, तो वो डेटा जो पैसा देने वाली एजेंसी जो वो देखती हैं कि आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो कितना बढ़िया है, और उसके आधार पे आपको कम रेट पर ब्याज दर मिलता है। अगर आपका वो दर अच्छा नहीं है, आपका फिस्कल डिसिप्लिन, आपका घाटा ज़्यादा है, तो एक तो घाटा ज़्यादा है क्योंकि आपका खर्च बढ़ रहा है, और दूसरा उसको मीट करने के लिए जब आप कर्ज लेने के लिए बाज़ार में जाएंगे तो आपको कर्ज भी महंगे दौर पे मिलेगा। तो अगेन जब महंगे रेट पे मिलेगा तो फिर जो उसका पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको जो भुगतान करेंगे वो भी ज़्यादा होगा। तो एक तरह से ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और इनडिसिप्लिन अगर है तो उसका घाटा आपको फिर उठाना पड़ेगा। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा इस समस्या से उभरने में, या आप कब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको सॉर्ट होती हुई दिखती है नियर फ्यूचर में? ये कहना और ये अनुमान लगाना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हम इसकी सही तारीख और सही साल तो नहीं बता सकते, लेकिन जब इस तरह की क्राइसिस सामने आती है तो स्टेट उस तरह के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए अपने बजट में और अपने डिसीजंस में उसको लेकर के आते हैं। वो ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें ये होता है कि सरकार अपने खर्चों को कम करती है, रेवेन्यू को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टैक्स बढ़ाती है, सब्सिडी को कट करती है। तो ये जो रिफ़ॉर्म की प्रक्रिया है, ये रिफ़ॉर्म की प्रक्रिया जितनी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर समस्या को एड्रेस करने के लिए, उसका जो ड्यूरेशन है, जो इम्पैक्ट है कि वो कितना लंबा जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी उसको एग्जैक्टली कितनी जल्दी आपने उसको एड्रेस करने के लिए ये सारे रिवीजन ऑफ सब्सिडी हो गया, डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन करना हो गया, इस तरह के डिसीजंस आप कितनी जल्दी लेते हैं। अभिषेक, आज की इस चर्चा को अगर आपको 3 पॉइंट्स में समराइज करना हो, आसान भाषा में जो डिकोड करने में आसान हो, तो आप कैसे करेंगे? क्या वो 3 फैक्टर्स हैं जिन पर इस चर्चा को आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? अगर हम इस पूरे डिस्कशन को 3 पॉइंट्स में हम अगर समराइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि जो ये क्राइसिस था वो क्राइसिस अचानक से उत्पन्न कोई संकट नहीं था। इस क्राइसिस के संकेत पहले से मिल रहे थे। तो जो पहला पॉइंट जो मैं रेज करना चाहूँगा वो ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो लगातार बढ़ता कर्ज है, जिसका जिक्र हमने किया कि 2020-21 में जो करीब 61,000 करोड़ रुपए था, वो 2024-25 में 1 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, 1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो एक ये बढ़ता वो है कि द राइजिंग डेट जो है वो एक पहला कारण है। दूसरा मैं कहूँगा कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है जिसका जिक्र हमने किया, तो कमिटेड एक्सपेंडिचर
की जो बढ़ती हिस्सेदारी है, जो टोटल रेवेन्यू उनका रिसिप्ट है हिमाचल गवर्नमेंट का, हिमाचल गवर्नमेंट के अगर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में हम कमिटेड एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उसके फाइनेंसेस पे एक दबाव है। और तीसरा मैं कहूँगा कि इस तरह के खर्च इन दोनों राइजिंग परसेंटेज के मुकाबले जो हिमाचल की इकॉनमी है वो उस अनुपात में रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इस संदर्भ में मैं एक डेटा को कोट करूं तो आप पाएंगे कि 2024 का जो 24-25 का जो बजट है उसमें हिमाचल की जो कुल आय है, जो कुल रेवेन्यू रिसिप्ट है उनका, वो 56,439 करोड़ रुपए के आसपास है। और उनका जो कुल खर्च है, अगर उसको मैं राउंड फिगर करूं तो 56,500 करोड़ रुपए उनकी कुल आमदनी है, और जो कुल खर्च का अनुमान है वो करीब 58,500 करोड़ रुपए है। तो यानी इस आधार पे आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि 2024-25 में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो करीब 4,500 करोड़ रुपए, और जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा जो है, वो करीब 11,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सो अगेन इसको मीट करने के लिए आपको बोरोइंग्स, सेंट्रल फंडिंग और उस पर आपकी डिपेंडिंग बढ़ जाती है। सो ये 3 वो रीजन हैं जिसके आधार पे आप हिमाचल प्रदेश की क्राइसिस को आप समझ सकते हैं। Considering this, Abhishek, आपने जो 3 फैक्टर्स बताए, what is the overview of Himachal Pradesh's economy and its impact on the entire nation? Yeah, that's an interesting one, पल्लवी। 2024-25 के डेटा को हम देखें, जो कि सबसे रिसेंट बजट हिमाचल का पेश हुआ है, और उसके डेटा के आधार पे हम देखें तो जो हिमाचल का जो GFDP है उसका जो ग्रोथ रेट है वो 9.5%, 9.5% 2023-24 में रहने का अनुमान है। और अगर उसको एग्जैक्ट हम टर्म में देखें तो करीब 2.27 लाख करोड़ रुपए की इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश का। और रेवेन्यू डेफिसिट जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं वो 2024-25 में 2% ज़्यादा रहने का अनुमान है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा हमने कहा कि वो 8% कम होने कि उसका जो अलॉटमेंट है वो कम रहने की उम्मीद है। इसमें एक जो दिलचस्प डेटा है वो ये है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक वर्किंग पेपर आया है जो रिलेटिव स्टडी करता है स्टेट के परफॉर्मेंस का दो पैरामीटर्स पे। और वो 2 पैरामीटर है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट इकोनॉमी टू नेशनल GDP और पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कौन सा स्टेट ज़्यादा धनी है और कौन सा स्टेट ज़्यादा गरीब है। सो उसमें जैसे आप देखेंगे कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं एक्सेप्ट बंगाल, उन्होंने 1991 के बाद उनका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहा है। चूँकि हम इस डेटा का, इस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें जैसे जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही पावरफुल है। लाइक द 5 सदर्न स्टेट्स, दे आर, उनका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल नेशनल GDP में वो 30% के आसपास है, केवल 5 स्टेट्स का। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैंने उस डेटा को देखने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश का क्या इस नेशनल GDP में, तो हमने पाया कि हिमाचल प्रदेश का जो नेशनल GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही स्टेबल है, और वो उसका रेंज जो है वो 0.7% के आसपास है हिमाचल प्रदेश बनने के बाद से लेकर के। वो जो स्टडी का रेंज है वो 1960-61 से लेकर के 2023-24 के बीच का है। तो उसमें आप पाएंगे कि हिमाचल का जो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल GDP है विच इज स्टेबल। सो द डेटा जो भी जो उपलब्ध आर्थिक आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पॉलिटिकली बेशक ही हिमाचल की ख्याति स्विंग स्टेट के तौर पे हो, लेकिन इकोनॉमिकली हिमाचल इज अ वेरी स्टेबल स्टेट। सो जो सवाल आपने पूछा था कि कब तक उम्मीद की जानी चाहिए, तो गिवन द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो एक स्टेबल स्टेट है। और ये जो आया ये एक ऐसा सिचुएशन, या दिस विल पास एंड या उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ हिमाचल, if the right reforms come at the right time, exactly, there is no saying that this problem is not going to last forever. So okay, thank you so much, Abhishek,
ये था एक ओवरव्यू हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल क्राइसिस का। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार ऐसे क्या कदम उठाती है जिससे वो इस क्राइसिस से निकल के बाहर आए। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जिन पर आप ऐसी कोई चर्चा सुनना चाहते हैं, जिस पे आप रिसर्च वर्क चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक स्टे अपडेटेड, स्टे विजिलेंट एंड कीप फॉलोइंग विश्वास न्यूज़।